मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट 1 की क्लास में। आज का टॉपिक है लोकतंत्र। आज जिस लोकतंत्र को हम लोग देख रहे हैं वो प्राचीन यूनान में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। प्लेटो ने इसे एक विकृत स्वरूप में माना है, लेकिन आधुनिक समय में हम लोग लोकतांत्रिक सरकारों को ही देखते हैं, क्योंकि ये शासन का शिष्टतम रूप है। इसमें एक ऐसी सरकार होती है जिसमें शासितों को यानी जनता को भी शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त रहती है। एक तरह से ये कहा जाए कि लोकतंत्र में जनता की सहभागिता और नियंत्रण होता है। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषाओं में जहां हम सीले की परिभाषा को देखते हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है, यानी इस शासन में जो जनता है उसमें से प्रत्येक की भागीदारी होती है। डाइसी का कहना है लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। वहीं पर हर्नशा का कहना है लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप में जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता शासन संबंधी मामलों पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है और ये निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की एक विधि नहीं है, बल्कि वह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण रखने और उसे हटाने की भी विधि है। यानी लोकतंत्र में शासन यानी सरकार को पूरी तरह से नियुक्त करना यानी चुनना, उस पर नियंत्रण रखना और उसे हटाने का कार्य जनता करती है। गिडिंग्स के अनुसार लोकतंत्र केवल सरकार का रूप नहीं है, बल्कि राज्य और समाज का रूप, और या हम कहें इन तीनों का मिश्रण है। लोकतंत्र को हम एक तरह से देखें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक समानता भी हो, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक समानता भी हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से वोट डालने का अधिकार भी हो, सामाजिक स्तर पर शोषण ना हो किसी का, और आर्थिक रूप से ज़्यादा समानता के स्तर पर लाया जा सके। मैक्सी ने लोकतंत्र का व्यापक अर्थ दिया है। उनका कहना है 20वीं सदी में लोकतंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि और समाज के ढांचे से ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्यों की स्वतंत्र और ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके। अब्राहम लिंकन की परिभाषा को बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा माना जाता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है। एक तरह से ये छोटी सी परिभाषा बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। मोटे तौर पर हम देखें तो लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है। जैसा हम बात कर रहे थे कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था में शोषण नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। एक जीवन पद्धति या जीने का ढंग है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक रूप से अपने प्रतिनिधि चुनता है। एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है, स्वतंत्र अपनी अभिव्यक्ति और समानता की मनोवृत्ति इसमें आती है। एक नैतिक अथवा आध्यात्मिक आदर्श है। तो इस तरह से लोकतंत्र को इन रूपों में देखा जा सकता है। अवधारणात्मक रूप में लोकतंत्र के 3 अर्थ माने जाते हैं। पहला अर्थ है निर्णय करने की विधि के रूप में लोकतंत्र। लोकतंत्र वास्तव में निर्णय करने की प्रक्रिया है, कैसे निर्णय लिया जा रहा है, इसमें जनता की कितनी भागीदारी है। अरस्तु ने इसके बारे में कहा कि निर्णय लेने के लोकतांत्रिक तरीके में पदाधिकारियों का चुनाव सब में से सबके द्वारा और सबका हर एक पर और प्रत्येक का सब पर शासन होता है, यानी इसमें सभी भाग लेते हैं। अब इसे हम अगर बिंदुवार देखें तो सबसे पहला आता है विचार विनिमय, यानी लोकतंत्र में कैसे
निर्णय लिए जाएंगे, लोकतांत्रिक ढंग के निर्णय कौन से कहे जाएंगे, उसमें सबसे पहली बात आती है विचार विनिमय, यानी जिसमें बातचीत हो, विचार विनिमय हो। दूसरा है जिसमें जन सहभागिता हो, जनता का सहयोग हो, जनता उसमें भाग ले। तीसरा है बहुमतता, यानी कोई एक शासक अपना निर्णय नहीं थोपेगा किसी पर भी, बल्कि बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। संवैधानिकता, यानी उसमें जो संविधान है उस देश का, उस संविधान की धाराओं के अनुरूप ही निर्णय होगा। और अगला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण उसमें होना चाहिए। जो बहुमत का निर्णय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अल्पमत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निर्णय प्रक्रिया को संविधान में किस तरह से देखा जाता है, यानी कुछ विकल्प होने चाहिए संविधान में, कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला प्रावधान आता है जनता के सामने प्रतियोगी पसंद के विकल्प हो, यानी दलों का अस्तित्व होना चाहिए। दूसरा है मताधिकार की समानता होनी चाहिए, जो जनता है वो मताधिकार मत दे, ये अधिकार उसके पास होना चाहिए और सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे शिक्षा के आधार पर कर दें मताधिकार को, या उसको धन के आधार पर कर दें, या उसको जाति के आधार पर कर दें। सभी के मत का समान मूल्य हो और प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार हो। जैसे हम देखते हैं भारत में, हमारे यहाँ 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। अगला आता है निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक जो संवैधानिक प्रावधान है उसको पूरा करने के बाद में निर्वाचित होने का अधिकार रखता हो। अगला आता है प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूपता, यानी हर जाति है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, हर एक को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। सार्वजनिक पद धारण करने की प्रत्येक को समानता होनी चाहिए। दूसरा आता है जो अवधारणात्मक रूप से इसका अर्थ देखें, निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में लोकतंत्र। इसमें कई स्वीकृत सिद्धांत हैं। पहला है प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, जिसको हम लोग देखते हैं कि जनता सीधे शासन नहीं करती, ना तो ये संभव है, क्योंकि व्यक्ति विशाल जनसंख्या है, हर व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित एक समय पर नहीं हो सकता, विशाल भूभाग है, लोगों में इतनी योग्यता भी नहीं है, जनता में इतनी योग्यता नहीं है कि वो संवैधानिक तौर पर निर्णय ले सके, कानूनी निर्णय ले सके। दूसरा आता है उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, यानी सरकार को जनता के प्रति, संविधान के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। बिना उसके सरकार अगर काम करेगी तो वो निरंकुश सरकार बन जाएगी। उसे जनता के प्रति अपने प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होना आवश्यक है। तीसरा आता है प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत। प्रतियोगी राजनीति के सिद्धांत का अर्थ है कि बार बार जो चुनाव होते हैं वो एक तरह से प्रतियोगिता है, एक तरह से ये बताती है कि कौन सही है कौन गलत है। मूल्यांकन उससे होता है सरकार के कार्यों का। नियतकालिक चुनाव होते हैं, नियतकालिक चुनावों से जनता सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करती है। संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत का अर्थ है कि जो संविधान है उसके अनुरूप सरकार को चलाया जाए, अन्यथा जब चुनाव होंगे तो सरकार को हरा दिया जाएगा, कोई दूसरा दल सरकार में आ सकता है। तो लोकतांत्रिक शासन में संविधान हो और उस संविधान के अनुसार सरकार चलाई जाए। संवैधानिक अनुबंधों के आधार से सरकार सीमित हो, नियंत्रित हो, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर सरकार को न चलाया जाए। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि लोकप्रिय संप्रभुता हो। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो जनता है वो सरकार को चुने और जो नेता हो वो लोकप्रिय हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक संगठन, राजनीतिक दल, समूह प्रतियोगी रूप में उस सक्रिय हो और अंतिम सत्ता जो है वो जनता में निहित हो। राज्य में जनता सर्वोपरि है और संप्रभु है। तो लोकतंत्र में ये इसका दूसरा स्वरूप, इसकी अवधारणात्मक अर्थ में निर्णय लेने के सिद्धांत के रूप में कि किस तरह से निर्णय लिए जाने चाहिए। तीसरा आता है आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र। आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र को जब हम देखते हैं तो कुछ आदर्श या मूल्य हैं जो जिस पर लोकतंत्र कार्य करता है। उसमें सबसे पहला आता है व्यक्ति का सम्मान। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, उसके व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, शासन सीमित हो, विधि का शासन हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यक्ति को प्राप्ति हो और हर व्यक्ति को समानता प्राप्त करने का अधिकार है।
लोकतंत्र का इतिहास अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि ये एक आधुनिक विचार है। हालांकि प्राचीन राज्यों में लोकतांत्रिक सरकारें थीं, भारत में भी थीं, लेकिन फिर भी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि यूनान में अगर हम देखें कि प्लेटो का शासन देखें तो प्लेटो ने सुकरात की मृत्यु के बाद इस धारणा को अपनाया कि लोकतंत्र एक निकृष्टतम शासन है क्योंकि इसमें योग्यता का सम्मान नहीं होता। लेकिन यूनान के प्राचीन नगर राज्यों में भी बहुत सी ऐसी सरकारें थीं जिन्हें लोकतंत्र कहा जा सकता था, ऐसा माना जाता है। हालांकि एथेंस में दास और हम कहें मालिक के बीच में बटा हुआ था, श्रम विभाजन था, अत्याचारपूर्ण व्यवस्थाएं होती थी, समानता उस तरह से नहीं थी जैसे आज हम लोग देखते हैं। और जो नागरिक थे, जैसे अरस्तु कहते हैं कि जो कानून बनाएंगे सिर्फ वही नागरिक कहलाएंगे। तो हम अगर प्राचीन स्थितियों को देखें तो पूर्णतया लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं थी, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। आधुनिक लोकतंत्र का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप से माना जाता है। इंग्लैंड में सबसे पहले लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया, ऐसा माना गया। 1688 में जब वहाँ गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो उसके बाद में जब नया राजा बैठा पद पर तो एक नया सिद्धांत भी आया और ये था उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत। उत्तरदायी सरकार का जो सिद्धांत है उसमें जनता की शक्ति को महत्व दिया गया और इस तरह से हालांकि पूरी तरह से लोकतंत्र का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हुई, एक सूत्र शुरू हुआ और कानून के शासन की स्थापना हुई और धीरे धीरे इस तरह से लोकतंत्र बढ़ने लगा आगे। अमेरिकी क्रांति से लोकतंत्र और आगे बढ़ा और धीरे धीरे ब्रिटेन के जो अमेरिकी उपनिवेश थे वहाँ विद्रोह हुआ और लोकतांत्रिक विचारधारा का एक दूसरा स्वरूप सामने आया। अमेरिकी क्रांति ने गणतंत्रीय अध्यक्षात्मक सरकार का विकसित किया जो राजतंत्र से बिल्कुल अलग था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई जिसने लोकतंत्र के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दिया और इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति एक भिन्न तरह की क्रांति थी। इसने जो पुराना राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया और सामंतों के जो विशेषाधिकार थे वो भी खत्म कर दिए। मानव अधिकारों की घोषणा को स्वीकार किया गया इसमें और सभी लोगों को समान घोषित कर दिया गया। तो लोकतंत्र की जो शुरुआती क्रांतियां थीं उनमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और यहीं से यानी फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र के विचार को स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व से संबंधित कर दिया गया। अब देखते हैं लोकतंत्र संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण। जहाँ भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं या जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, वहाँ पर कुछ मूल्य, कुछ आदर्श, कुछ सिद्धांत सामने आए। लेकिन पूरे विश्व में हम देखते हैं कि कई मॉडल्स हैं, इसके कई दृष्टिकोण हैं और उन दृष्टिकोणों के आधार पर हर देश में अलग तरह का लोकतंत्र सामने आया या लोकतंत्र के बहुत सारे सिद्धांत सामने आते हैं। लोकतंत्र के जो दृष्टिकोण हैं उनमें हम देखेंगे जो है, पहला है लोकतंत्र का पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण, दूसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तीसरा है लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत, चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। सबसे पहले हम देखेंगे आज की क्लास में लोकतंत्र का पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण। ये जो सिद्धांत है ये काफ़ी लोकप्रिय सिद्धांत है, इसको लोकप्रिय सिद्धांत कहा भी जाता है। ये सिद्धांत पिछली 3 शताब्दियों में विकसित हुआ। प्रमुख विचारक इसके हैं बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, अब्राहम लिंकन। ये जो सिद्धांत है ये आधुनिक युग के शुरुआत में हुआ। पुनर्जागरण और सुधारवाद के सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलनों ने जो व्यक्ति है उसके मूल्य को सर्वोच्च माना और व्यक्ति को केंद्र में माना गया। यहाँ से ये माना गया कि सरकार और राज्य व्यक्तियों के आपसी समझौतों का परिणाम था। राजनीतिक सत्ता, जैसा कि लॉक ने कहा कि जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए, सरकार को सीमित होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। धीरे धीरे इसमें 18वीं शताब्दी का तर्कवाद जुड़ गया जो मॉन्टेस्क्यू का था। उन्होंने स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की 3 शक्तियाँ, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के पृथक्करण की बात की। तो वहीं रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया।
18वीं शताब्दी में अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों ने इसे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया और 19वीं शताब्दी में बेंथम और जे.एस. मिल ने इसको पूरी तरह से समर्थन दिया और ये कहा कि ये शासन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है। बेंथम ने प्रतिनिधिक सरकार का सिद्धांत दिया जिसमें सरकार जनता की बहुमत द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए और जे.एस. मिल ने बेंथम के विचारों का समर्थन करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसके साथ साथ अर्नेस्ट बार्कर, डेबी, लिंडसे, लास्की, पिनॉक आदि ने लोकतंत्र का समर्थन किया। इसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको हम देख लेते हैं। जो प्रमुख बुनियादी सिद्धांत हैं उदारवादी दृष्टिकोण के लोकतंत्र के, सबसे पहला है सब व्यक्ति समान है, व्यक्ति अपना भला बुरा सोचने की शक्ति रखता है। ये मुख्य तौर पर कहा था जे.एस. मिल ने। उनका कहना था कि व्यक्ति भला बुरा अपना समझ सकता है, बौद्धिक शक्ति उसके पास है, इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। सभी व्यक्ति समान हैं, सभी बराबर है। दूसरा सिद्धांत है इनका या बुनियादी तत्व है शासन जनता द्वारा स्वयं संचालित होना चाहिए, चाहे वो प्रतिनिधि के माध्यम से हो या स्वयं के द्वारा हो, लेकिन प्रतिनिधि के माध्यम से एक व्यवहारिक तरीका है, इसलिए जनता द्वारा उसे संचालित किया जाना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है इनके चिंतन का वो है सरकार बहुमत की होनी चाहिए और जनता की इच्छा सरकार की शक्ति का आधार है। अगर जनता की इच्छा है तभी तक सरकार काम कर सकती है, अन्यथा सरकार को हटा दिया जाएगा। तो सरकार जनता के बहुमत से बननी चाहिए, किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं। अगला आता है राजनीतिक सत्ता जनता की अमानत है, यानी जो सत्ता सरकार को सौंपी गई है वो वास्तव में जनता की है और जनता ने उसे शासन करने के लिए सरकार को दिया है, इसलिए वो कभी भी वापस ली जा सकती है। सरकार का उद्देश्य सामान्य जन का भला करना है। अगर वो भला करती रहती है, व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता रहता है, तो सरकार काम करती रहेगी। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, वो निरंकुश होकर काम नहीं कर सकती, बल्कि उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। वो सीमित है, वो अंतिम नहीं है। सरकार जनता को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देगी और जनता चाहेगी तो सरकार को हटा भी सकती है। सरकार को जनता के लोकमत का सम्मान करना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया। इस तरह से जो लोकतंत्र का उदारवादी दृष्टिकोण है वो एक तरह से जनता को महत्व देता है, व्यक्ति को बहुत महत्व देता है, सरकार को सीमित करता है, जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है, व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और सरकार को एक तरह से ये कहता है कि जन संप्रभुता के आधार पर उसको चलना होगा। हालांकि ये सरकार बहुत अच्छी माना गया ये सिद्धांत, लेकिन फिर भी इसकी भी कुछ आलोचनाएं की गई कि जनता की कोई राजनीतिक सोच बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये राजनीतिक समानता पर बल देता है और जो समाज है उसमें कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं और उन्हीं के माध्यम से सामान्य तौर पर सरकार बनती है। हम कहते हैं कि जनता द्वारा शासन होता है, लेकिन इन विचारकों का मानना है कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा अगर हम सारी जनता को शासन का अधिकार दे देंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये उदारवादी सिद्धांत जो है ये मूल्य और आदर्शों पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं पर बहुत कम जोर देता है। और कुछ विचारक ये कहते हैं कि ये सिद्धांत राजनीति में नेताओं, शासन और विशिष्ट वर्ग और संगठित संस्थाओं को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रचलित है। लोकतंत्र का दूसरा सिद्धांत आता है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो है ये मोस्का और पैरेटो, मिशेल्स, बरहम जैसे विचारकों ने दिया है। इन्होंने एक तरह से लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, जो लोकतंत्र है उसको संदेह की दृष्टि से देखा। ये कहें हम, इनका मानना है कि वास्तव में जनता द्वारा लोकतंत्र नहीं चलता, बल्कि हर शासन अल्पतंत्रीय है, क्योंकि कुछ खास लोग होते हैं, कुछ शक्तिशाली नेता होते हैं, वही शासन में अपना अधिकार रखते हैं, प्रभाव रखते हैं, शक्ति रखते हैं, और यही विशिष्ट वर्ग के लोग होते हैं। जनता का शासन एक तरह से एक धोखा सा है। जहाँ कहीं भी सरकार होगी वहाँ राजनीतिक संगठन और शासक होंगे, वहाँ सत्ता केवल अल्पमत के पास होती है। ये नेतृत्व प्रदान करते हैं और
ये जो विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का सिद्धांत है वो कहता है कि सरकार जनता के द्वारा नहीं चलाई जाती बल्कि कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा चलाई जाती है। पैरेटो ने इसे विशिष्ट वर्ग कहा जो सरकार चला रहा है, मोस्का ने इसे राजनीतिक वर्ग कहा, तो मिशेल्स ने इसे शक्ति विशिष्ट वर्ग कहा है। हेरल्ड लासवेल ने कहा राजनीतिक विशिष्ट वर्ग एक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति रखने वालों का होता है। शक्ति रखने वालों में नेतृत्व और समाज के वे सभी समूह आते हैं जिनसे नेता आते हैं और जिनके प्रति नेताओं का उत्तरदायित्व होता है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो विशिष्ट वर्ग की धारणा हमें लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल नजर आती है। इन लोगों का कहना था कि, या हम ये कहें कि इन्होंने एक नारा दिया कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को इससे दूर रखो। शासन जनता के पास नहीं बल्कि केवल एक योग्य, अनुभवी, क्षमता वाले, प्रतिभाशाली विशिष्ट वर्ग के हाथ में होना चाहिए। चुनाव जनता की इच्छा जानने के लिए नहीं होता बल्कि नेता या विशिष्ट वर्ग का चुनाव करने के लिए होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र वास्तव में विशिष्ट वर्ग का शासन है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता की इच्छा को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि नहीं बल्कि शासन के विशिष्ट वर्ग को चुना जाता है। तो ये बहुत अलग सा सिद्धांत है जो जनता को एक तरह से संप्रभु नहीं बना रहा, विशिष्ट वर्ग को महत्व ज़्यादा दे रहा है। तो इसके जो बुनियादी तत्व हैं या इसकी प्रमुख धारणा जो है वो है सरकार जनता के द्वारा नहीं बल्कि जनता के लिए हो सकती है। यानी सरकार जनता के द्वारा नहीं चलाई जा रही बल्कि सरकार जनता के लिए काम कर रही है। दूसरा सिद्धांत है इनका, लोकतंत्र में जनता चुनाव से केवल शासक यानी एक विशिष्ट वर्ग को चुनती है। तीसरी बात ये कहते हैं बिना विशिष्ट वर्ग के प्रजातंत्र नहीं हो सकता, वो केवल भीड़ तंत्र होगा, वो शासन नहीं हो सकता। चौथी बात जो ये कहते हैं वो है लोकतंत्र विशिष्ट वर्गों में सत्ता के लिए संघर्ष है जो चुनाव के माध्यम से जनता के वोट पाकर हारते या जीतते हैं। पांचवी बात जो ये कहते हैं वो है कि जो भी निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया जाता है वो आम जनता नहीं लेती है, वो केवल विशिष्ट वर्ग लेता है। तो इस तरह से इनका जो सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, ये जनता को केवल विशिष्ट वर्ग चुनने वाला मानते हैं, निर्णयकर्ता नहीं मानते। वो कहते हैं अगर हम जनता का शासन ले आएंगे तो वो भीड़ तंत्र होगा। तो इस तरह से ये सिद्धांत एक अलग धारणा को देता है। अब देखते हैं इसकी समालोचना। ये सिद्धांत हम देख रहे हैं कि जो हमने पहला सिद्धांत देखा था उससे बहुत अलग है, जनता को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा। ये सिद्धांत मानता है कि जो शासन है वो शासन की जो शक्ति है वो जनता में नहीं है, केवल विशिष्ट वर्ग में है। जनता लोकतंत्र से दूर है और लोकतंत्र तत्वहीन और मूल्यहीन हो जाएगा अगर हम ऐसा मान लें जैसा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में माना गया है। दूसरा है ये सिद्धांत बहुत रूढ़िवादी है, परिवर्तन का विरोधी है, मौजूदा व्यवस्था का समर्थक है। ये सिद्धांत लोकतंत्र की प्रगति को नष्ट करता है। तीसरी जो आलोचना है इसकी वो है कि लोकतंत्र का उद्देश्य केवल प्रतिनिधि चुनना नहीं है बल्कि मानव का विकास और उसका कल्याण करना भी है, और स्थायित्व और कार्यकुशलता भी है। अगला आता है ये सिद्धांत केवल नेताओं में श्रद्धा रखता है, केवल विशिष्ट वर्ग में श्रद्धा रखता है और केवल उन्हीं विशिष्ट वर्ग के लोगों को लोकतंत्र सुरक्षित रखने का दायित्व भी सौंपता है। लेकिन अगर ऐसा नेताओं द्वारा दुरुपयोग कर लिया जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और अगला आता है इसमें कि ये व्यक्ति की समानता का विरोधी है। ये सिद्धांत केवल बहुलवादी यानी ये सिद्धांत केवल विशिष्ट वर्ग को मानता है, उन लोगों को मानता है जो समाज में कोई खास शक्ति रखते हैं, सामान्य व्यक्ति को महत्व नहीं देता। आज के लिए इतना ही।